नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। शाम के 8 बज चुके हैं और आज ये रविवार का शाम है और अभी तक आप शाम का अपनी चाय पी चुके होंगे और गरम पकौड़ों के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो फेसबुक लाइव होने वाला है वो बहुत ही रोमांचकारी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 29वां फेसबुक लाइव है। इसके पहले हमारा 28 फेसबुक लाइव हो चुका है और द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन इस साल अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है और इस 50वीं सालगिरह में हम कोशिश कर रहे हैं कि इमिनेंट पर्सनालिटी, एक्सप्लोरर, एडवेंचरर, माउंटेनियर, ट्रेकर, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, हम किसी भी सीमाओं में बंधे नहीं हैं कि हम सिर्फ पहाड़ या फिर सिर्फ नदी या फिर सिर्फ डेजर्ट के बारे में दिखाएं। एडवेंचर जहाँ से भी एडवेंचर की शुरुआत होती है, उन सभी का स्वागत है और आप सभी एडवेंचर प्रेमी सभी दर्शकों का स्वागत है। गुड इवनिंग कादिर अली और अब्बास, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो कृपया एक बार अपना ओके करें कि मेरी आवाज़ क्लियर है और मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली देख रहा हूँ। तो एक बार कम से कम मुझे सिग्नल दे कि ताकि मैं अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप कृपया थैंक यू वेरी मच। मेरी साउंड इज ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि मेरी साउंड ओके है। तो मैं अब अपने एक कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, साथियों, जय हिंद और वंदे मातरम, सभी का स्वागत है। और आज है 2 अगस्त और आज का दिन जो है बहुत ही हमारे लिए एक्साइटमेंट वाला दिन है, क्योंकि आज के जो हमारे वक्ता है, आज के जो हमारे गेस्ट है, उनके बारे में मैं बताने का पहले आपको बता दूं कि अभी जो इंडो चाइना में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा गलवान गलवान वैली के बारे में और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, इनका लिखा हुआ बुक बहुत ही फेमस है। और ये एक एक्सप्लोरर है, एक माउंटेनियर है, राइटर है, मल्टी टैलेंटेड इंसान है। तो उनको बुलाने का पहले मैं एक और हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त है, हमारे प्रीवियस गेस्ट भी रह चुके हैं, कि एक सरप्राइज पैकेज आज के लिए बहुत सारे लोगों के लिए था। तो मैं आप उनकी तस्वीर अभी अपने स्क्रीन को ऊपर में देख रहे होंगे और आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन है। अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि आज के हमारे जो सरप्राइज गेस्ट है वो है मिस्टर अनिंद मुखर्जी। अनिंदो दा, नमस्कार। নমস্কার নমস্কার রাজেশ। আজকে আপনার সারপ্রাইজ আজকে এন্ট্রি ছিল, যেরকম হিট সিনেমাতে হয় না ক্যামিও রোলের মধ্যে লোকের নাম থাকে না, বাট ওটা ক্যামিও থাকে, লোক দেখে সারপ্রাইজ হয়ে যায়, সেরকম আপনাকে আজকে ডাকা হয়েছে একটা ক্যামিও রোলের জন্য। তো আমি আপাতত বেশি বলবো না, কেন কি আমি যা বলবো তার থেকে বেশি আমি মনে করি কি আজকে আমাদের যে গেস্ট আছেন ওনার ব্যাপারে আপনাকে আমি এই রেসপন্সিবিলিটিটা দিচ্ছি এটাকে করার জন্য। তাহলে ওভার টু ইউ অনিন্দা। ক্যান ইউ আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ক্যান ইউ হিয়ার মি? একদম 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 শোনা যাচ্ছে। আমি একটু ব্যাক স্টেজে যাচ্ছি, এবারে আমি আপনাকে ছাড়ছি। ওকে ওকে। হ্যালো এন্ড গুড ইভিনিং everybody. Jai Hind. Good evening Harish bhai. It is such a great honor. Good evening. How are you, sir? Well, very well. As Rajesh said, in a big B movie, I am a B-level Tollywood star, so there's no way I can be a cameo. Yeah. You are the big B No. in our field, and what an honor to introduce you, sir. And so Harish bhai has made a unique contribution to our knowledge, for especially like me, people like me of our generation, and even before our generation, and the next generation to come, who wants to approach the Himalaya with curiosity, not just follow any stereotype or just any laid down pathway. Harish bhai had been the pioneer, has been laying down, showing us ways to explore, and he has been doing that for many decades now. He has 17 books to his, and he's just so much honored and loved emeritus author, editor of the Himalayan Journal.
and he's been awarded by almost all the international mountaineering bodies all over the world. He is our proud. That's in one word. But I mean, you can always find about him in Wikipedia and in his own website and in all these so many news articles about him. But from my heart, I owe a lot to Harish Bhai, because when I was in college and when I started going to the mountains, it is his articles, it is from his expedition reports, the way he wrote them in a very scientific manner, has been one of the most inspiring points of inspiration for me. So thank you, Harish Bhai. I am sure your talk, which is of much more interest day by day, every day now, of the Siachen Glacier. And I am, like everybody else in Institute of Exploration, is eagerly waiting for your talk. So I will not stand in the way between you and the audience today. Harish Bhai, it is so nice to see you. Please stay well and be safe, sir. Keep inspiring us. You are still very young. You are not 75. You are platinum. You are platinum to us. You are not 75. So thank you. So over to you, Harish Bhai. Over to the club, and let the evening begin. Haji. Well, good evening. सबसे पहले तो I would like to congratulate Institute of Exploration on completing 50 years. It is a very good, long achievement for a club or any institute to last for 50 साल and इतना काम करना. So it is something very good. So that's why when I was first told, remember, you must participate in such a great celebration. So congratulations, and please carry on. Okay. I now will come to my today's talk. What is it? We in the north we have a Siachen Glacier, and along with there is the Valley of Shire. और आजकल जो आपने पेपरों में ज्यादा पढ़ा होगा कि वहाँ गलवन वैली है और वहाँ पे अपना इंडिया और चाइना का भी काफी बैटल हुआ है. तो ये सब वो एरिया का पूरा है, सियाचन ग्लेशियर, गलवन वैली, काराकोरम पास. और वहाँ मैं जब गया था सियाचन में 2-4 बार गया हूँ, और यहाँ पे तो ये उसका पूरी कहानी है, स्टोरी. आई होप यू विल लाइक इट. तो ये एक मेरी किताब है, सियाचन ग्लेशियर द बैटल ऑफ रोजेस. तो सियाचन का मतलब होता है सियाचन, सिया यानी रोज और रोज की जगह. तो सियाचन ग्लेशियर में काफी रोज मिल जाते हैं, वाइल्ड रोजेस, तो तभी वो ग्लेशियर को सियाचन बोलते हैं. और अपना इंडिया का जो मैप देखेंगे तो उसके एक्सट्रीम नॉर्थ में जो ऊपर आपको दिख रहा है सियाचन ग्लेशियर लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये बिटवीन, एक बाजू चाइना है, एक बाजू पाकिस्तान है, और एक बीच में सियाचन ग्लेशियर है. तभी उसके लिए लड़ना और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज पूरा चाइना और पाकिस्तान एक हो सकते हैं ऊपर, और उसमें काफी तकलीफ होगी. और इसीलिए वहाँ ये अक्सर चीन के बाजू में गलवन वैली है. वो भी आप देखोगे गलवन वैली और सियाचन ग्लेशियर दोनों काफी नजदीक है. तो वो जो गलवन वैली में तभी वो चाइनीज आ गया, तो दैट वाज मोर वरी कि भाई वो और सियाचन ग्लेशियर और पाकिस्तान जो सब एक साथ हो जाए तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. तो तभी इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस हम लोग ने किया है. मैं जब पहली बार बहुत सालों पहले गया था 1980 में, सियाचन लेह से जाना पड़ता है सियाचन ग्लेशियर. तो कम्प्लीटली एम्प्टी स्ट्रीट लेह की, और अभी तो आप जाओ तो इसे चलने की जगह नहीं मिलती, इतने टूरिस्ट आ जाते हैं. और ये लेह का पूरा मैदान है, और उसके पीछे जो सफेद आपको माउंटेन रेंज दिख रहे हैं, दैट इज खरदुंग रेंज. और वो खरदुंगला करके वहाँ पास है, और उसके बियॉन्ड इज ईस्ट काराकोरम, जहाँ ये बड़े बड़े अपने माउंटेन है. ये खरदुंगला पास 18,380 फीट का है, और ये मैं 1980 में यहाँ बैठा हूँ, और ये बोर्ड ऐसे ही रहा. पर अभी 20-25 साल से यहाँ इतने टूरिस्ट और सब बढ़ गए कि आप बात नहीं पूछो. ऊपर से जो आप व्यू देखो तो पूरा यहाँ पे सामने जो अपने रिवर जा रही है, ये सियाचन ग्लेशियर का, और नीचे न्यूब्रा रिवर आई. और उसके राइट साइड पे आप देखो यहाँ पे, तो ये जो जा रहा है वो अपना ये चौक रिवर और गोइंग टू काराकोरम पास, और यहाँ से ये गलवन नदी आई, गलवन रिवर. तो वो हिसाब से, और गलवन रिवर यहाँ से ऐसा एकदम बीच में काटती है, तो तभी उसके लिए इतना काफी चिंता का विषय है. वो जमाने में बहुत कम लोग जाते थे, तो हम लोग ये सियाचन ग्लेशियर पे खड़े हैं, आर्मी की एक ट्रक जा रही है, अभी तो बड़े बड़े कन्वॉयज जा रहे हैं वहाँ पे. और आगे का रास्ता भी बहुत खराब है, अभी तो काफी सुधार दिया होगा होपफुली.
और पूरा ग्लेशियर के ऊपर से और बर्फ से बना है, तो इसको सुधारना भी बहुत मुश्किल काम है। और ये अक्टूबर महीने में है, तो इतनी ठंडी हो जाती है कि लोग को ट्रक में फायर डाल के डीजल को गर्म करना पड़ता है। ये जो फायर आप नहीं डालो तो डीजल गर्म नहीं होता है और ट्रक चालू नहीं होगी। पहले तो हम लोग बहुत चिंता कर रहे थे, ये क्या हो गया एकदम। और जैसे आप नीचे आएंगे तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये लेह और जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, और श्रीनगर और जो कश्मीर के अंदर जो भी लड़ाई हुई वो लड़ाई का इसके पार्ट है, और ये सब बहुत सोल्जरों के लिए मेमोरियल है। एक जमाने में 1989 तक ये कश्मीर का एक डल लेक है, और यहाँ लोग आराम से घूमते थे, आना जाना, और कोई तकलीफ नहीं थी, और सब टूरिस्ट हो रहे थे। और फिर जो मिलिटेंसी चालू हुई तो उसकी ये बहुत बड़ी लड़ाई, और ये बहुत बड़े मिलिटेंट्स को सब भी मारे गए। पर उसके बाद ये कश्मीर इतना खतरनाक हो गया, और वो हिसाब से लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जो काफी चिंता के अंदर है। तो ये मैप में आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो पूरी लाइन है लेफ्ट की, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। आप LSC और LC सब पढ़ते होंगे, ये पूरी लाइनें हैं वो यहाँ तक आती है, और उसके आगे फिर ये आ गया इंदिरा कॉल जो सियाचिन ग्लेशियर का हेड पे है, और ये काराकोरम पास, और यहाँ पे शासगम वैली जो भी किसकी है अभी एग्जैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि ओरिजिनली होना था कश्मीर का, अपना स्टेट का, पर वो पाकिस्तान के पास गया, उसने चाइना को दे दिया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और ये साइड पे पूरा अक्सई चीन है, जो 62 की वॉर में चाइना ने अपने पास से ले लिया। तो अभी ऐसा कहते हैं कि द नेशन विच डज नॉट नो इज ज्योग्राफी इज कंडेम्ड बाय हिस्ट्री। एक जो कंट्री अपनी ज्योग्राफी नहीं जानती है कि भाई कहाँ पहाड़ है, कहाँ से क्या रास्ता है, उसको फिर हिस्टोरिकली बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपको जो पहाड़ मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो वहां से कोई ना कोई इन्वेडर आ सकता है और आपको कर ले। और पास में हम लोग ने इसे काफी सहन किया है, तो वो हिसाब से अभी कुछ भी ऐसा नया जुना हो तो इंडिया हैज टू स्टैंड वेरी फर्म। तो ये काराकोरम में सबसे पहला ये कैरावेन चालू होता है म्यूल्स का, અને યુગો अगर अक्ताश पीक से वो बाजू, रास्ते रास्ते में काफी मुश्किल भी होता है, टायरोलन ट्रावर्स और रोप पकड़ के ऐसे ऐसा सब निकलना पड़ता है। और हमारा था इंडिया और जापानीज की एक जॉइंट टीम थी, हम लोग जा रहे थे 2002 में। तो ये उसकी पूरी कहानी और उसके साइड में पूरा है। तो यहाँ एक मोनेस्ट्रिक में हम लोग बैठे हैं, और यहाँ से फिर अभी हमारा आना जाना सब चालू होगा। ये जो रास्ता हम लोग जा रहे हैं वह जोरावर सिंह एक डोगरा जनरल था जम्मू का, वो काफी आ गया था। ये एरिया सब अपने लिए ये डोगरा जनरल ने जीता। लोग जम्मू से चला, रणजीत सिंह के एम्पायर के ये थे, और वहां से डोगरा पूरा ट्रूप्स आया लद्दाख, और लद्दाख से शोयक वैली को पार करते 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 वो लोग पहुंचे काराकोरम पास, और वहां से फिर वो वापस आया और ईस्टर्न लद्दाख में गया, और वहां पे वो जाते जाते काफी अंदर पहुंचा। तो ये है पूरा रास्ता वो शोयक वैली का, जिसके साथ आजकल गलवन वैली का भी चल रहा है, वो इसी ऐसा टरेन है पूरा, और इसी के अंदर से जोरावर सिंह भी अपना वो पूरा गया था। यहाँ पे एक शोयक नदी घड़ी घड़ी रेगुलरली क्रॉस करनी पड़ती है, तो जब जल्दी जाओ तो काफी पानी ज्यादा होता है, और आराम से जो गए तो कम, और इस हिसाब से पकड़ के सबको एक साथ निकलना पड़ता है। पर घोड़े को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो घोड़े वाले अपने आराम से ये उसके निकल जाते हैं, और बड़ा बड़ा कैरावैन चलता है कि यहाँ भी हमारे साथ भी समझो 60 घोड़े थे, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिलता है अपने को, चाय पानी नमक कुछ भी नहीं ऊपर है, पूरा सब सामान गिनती करके ले जाना पड़ता है। और इसीलिए घोड़े का लोग बहुत प्रेम करते हैं कि भाई घोड़ा है तो सब कुछ है, और इसी को किंग्स ऑफ काराकोरम कहते हैं कि भाई लद्दाख का जो राजा है वही ये घोड़ा है, उसके बगैर आर्मी ना काम से कर सके, ना हम लोग कोई काम कर सके, ना कोई लोकल कर सके। अब ये नक्शा में आप देखेंगे तो दहिनी ओर का जो रास्ता है ये पूरा अक्सई चीन का है। यहाँ जो पूरी ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है ये अक्सई चीन की बॉर्डर है, और ये लाना किला करके पास है, और यहाँ तो ये सब एरिया चाइना ने इंडिया से 62 के वॉर में पूरा ले लिया। और यहाँ पे जो एक वैली थी वो गलवन वैली, उसको एक्सप्लोर करने वाले फर्स्ट थे ये गुलाम रसूल गलवन, उसी का नाम गलवन था, उसी के नाम से ये वैली का नाम रखा गया। बहुत ऐसा रेयर होता है कि कोई इंडियन एक्सप्लोरर है अपना ऐसा प्यून है उसके ऊपर करके ये वैली का नाम ऐसा रखा जाता है। तो वो गलवन साहब का वो रेयर है कि उसके नाम से ऐसी ये वैली का नाम रखा गया है। वो ये वैली के अंदर 2-3 बार हो गया था अलग अलग कर से,
और इसके लिए पूरा है ही है। तो ये है गलवान वैली, जिसके अंदर आप देखते हो और आप देखो कितना बड़ा स्टोन का पूरा है, और इसके अंदर कोई रास्ता नहीं, सब बनाना पड़ता है। और बीच के अंदर ये पूरी गलवान वैली निकल रही है, और यहाँ से जाना था इसी वैली में जाना और लड़ना ये काफी मुश्किल है। और एक जमाने में मंगोलिया से और कुबला खान और वो सब लोग जो थे जनरल्स, वो यहाँ से अपने को अटैक करके आते थे, तभी वो रास्ता नोन है चाइना से यहाँ तक का, तभी ये टाइम का भी ये हुआ। तो जैसे गलवान वैली के आप बाहर आओ तो तुरंत वो जमाने में लद्दाख किंग ने ये युर्गोलाक करके ये फोर्ट बनाया था। ये अभी तो टूट गया है, पर ये युर्गोलाक का फोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए ये लोगों ने सभी रखा था कि ये कहाँ पर है। और इसी तरह ये एरिया के अंदर कहीं भी जाना हो तो आपको कहा ऐसा घोड़े पे जाना पड़ता है, म्यूल्स में। और ये म्यूल्स का कैरेवान कारवां कहते हैं, वो स्लोली चलता ही रहता है। और शाम को उसका ये पूरा आपको बोलो घोड़े की नाल कहते हैं, तो हॉर्स शू वो काफी चेंज करने पड़ते हैं। तो वो भी एक पूरा सिस्टम चलते हैं लोग का, ये घोड़ा का ये निकालो, उसको नया डालो, ये करो, और वो हिसाब से भी ये पूरा मेहनत का काम होता है। और बड़े डिसिप्लिन से लोग जाते हैं एक ही लाइन के अंदर, पर उसको रोकना मुश्किल है। आप उसके ऊपर जो घोड़े पे बैठे हो तो आपसे वो नहीं रुकेगा, कुछ भी करो वो चलता ही रहेगा जब तक वो लड़ाकी अपना म्यूलिटर नहीं आवे, तब तक वो सुनेगा नहीं। तो ये लोग अपने को कहते हैं कि भाई आप कभी भी घोड़े से उतरना नहीं, नहीं घोड़ा भाग जाएगा और आप लद्दाख के बीच में ऐसे ही खड़े रह जाओगे। तो घोड़े के साथ साथ ही आपको बैठे रहना पड़ता है। ऊपर एक आर्मी का कैंप था चोंगताश करके, तो वहां पहुंचे तो एकदम ये स्टूडेंट ने गैस कैनिस्टर उसने छोड़ा। क्या है तो कि अभी यहाँ एयर ड्रॉप आएगा, तो उसके पहले हवाई जहाज को ये साइन देने के लिए ये गैस लगाते हैं, उसको पता चले, और घोड़े और सब आजू बाजू से भाग जाते हैं इसको देख के, उनको इतना पता चलता है। और बराबर 15 मिनट के बाद ये बड़ा एयर ड्रॉप आया। आप देखो तो ऊपर सब पैराशूट से काफी माल मिल रहा है। और इसके अंदर अभी कोई कोई पैराशूट जो नहीं खिलेगा तो इट कम्स लाइक अ बॉम्ब। देखिए समझो केरोसिन का एक जरीकेन है, और वो जरीकेन का पैराशूट जो नहीं खुला तो बॉम्ब की तरह नीचे आके गिरेगा ढाड़ और फटेगा। तो वो हिसाब से घोड़े को, हमको, आदमियों को, कैंप को, सबको अलग रहना पड़ता है कि कहीं पैराशूट के अंदर कोई हादसा नहीं हो जाए पूरा। और नदियां बटने के लिए घोड़ा भी सबसे अच्छा रहता है, उसके ऊपर जो बैठ गए तो बराबर आपको लेके जाता है। और उसको इतना मालूम रहता है कि जो वहां पे नीचे गड़बड़ी होगी या तो खोल होगा तो जाएगा ही नहीं वो, उसको एनिमल को इतनी बड़ी सेंस होती है तो वो आगे पाँव ही नहीं रखेगा। वहां पे कैंपिंग जब करते हैं बीच में तो कभी कभी ऐसा पानी की जगह रहती है, क्योंकि नदी का पानी तो नहीं पिया जाता है, गंदा होता है। तो ये है सुल्तान चुचकू करके एक जगह है, तो वहां पे रहो, और इतना अच्छा पानी है ये पीने को। और इसके बाजू में ये कैंप लगा के आपको रहना पड़ता है और पानी की बात से रहना है। तो फिर पहुंचे देपसांग प्लेटो, उसका नाम ही है देपसांग यानी रेड प्लेटो, क्योंकि इवनिंग को आप देखो तो माटी पूरी रेड हो जाती है। और यहाँ पे आर्मी ने एक छोटा सा रास्ता बनाया है और जीप है। पर पुराने जमाने में यहाँ 18 किलोमीटर का लॉन्ग प्लेटो है, और इधर कोई मार्किंग नहीं, राइट जाओ लेफ्ट जाओ सब एक ही सरीका दिखता है। तो वो हिसाब से उस जमाने में जो म्यूल मर जाते थे घोड़े, उसका वो लोग बोर्ड लगा के उसका रास्ता पूरा बनाया था। तो इसको स्केलेटन ट्रेल कहते हैं कि हड्डियों की ट्रेल। अभी तो वो हड्डियों का बन हो गया, पर इसलिए ये जरीकेन लगाए हैं और इसको अभी जरीकेन ट्रेल कहते हैं। और यहाँ पे बीच में एक आर्मी का कैंप है, लास्ट कैंप इंडिया का, ट्रैक जंक्शन। तो यहाँ पे 3-4 ट्रैक्स मिलते हैं, एक चाइना से आता है, एक अपना, नीचे से सब मिला के ये पूरा ट्रैक जंक्शन का कैंप है। पर आप सोचो कि इतनी छोटी सी जगह से, इतना छोटा सा कैंप से, इंडिया और चाइना की इतनी बड़ी कंट्री है, उसका ये पूरा बाउंड्रीज वाला डिफाइन होता है। और फिर आगे बढ़ो तो ये बड़ा एरिया आता है कॉल्ड डीबीओ, डेवलप बेग ओल्डी। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। और अभी तो वहाँ पे काफी डिफेंस का पूरा एस्टेब्लिशमेंट और पूरा डिफेंस वाले कर रहे हैं। बट बीच में नदी जो है चिपचैप रिवर, उसके अंदर भी कभी कभी गाड़ियां भी फंस जाती हैं, घोड़े भी फंस जाते हैं, क्योंकि ये नाम ही उसका चिपचैप, जो चुपचाप नदियां घूमती हैं उसका है। कभी इतनी फास्ट चलती है और नीचे रहती है, पर आपको बाहर से पता नहीं चले तो ये नदी में किसी तरह का भी आपको तकलीफ है। हमारे साथ था एक हमारा फ्रेंड कैवान मिस्त्री, मुंबई का लड़का था, और काफी मेरे साथ भी घुमा था अलग अलग जगह पे। तो वो भी ये शयोक रिवर में आया
और एक जैसा ऐसी आई कि हम लोग को शोयक नदी क्रॉस करनी थी। तो हम लोग ने 4 लोगों ने हाथ मिला के उसी तरह से क्रॉस किया। तो उसमें आगे वाला पहला जो हमारा एक पोर्टर था दान सिंह, वो फिसल गया। तो वो फिसला तो फिर साथ में हम लोग भी सब गिरे। बट मैं और एक दूसरे हमारे फ्रेंड थे हुज़ैफा, हम लोग तो तैर के बाहर आ गए। पर एक कैवान गिरा और उसको पत्थर लग गया सर में, तो इंस्टेंटली डाइड पत्थर से। और फिर उसका बॉडी शोयक में नीचे गया। फिर हम लोग नीचे जाके उसको ढूंढ के वापस लाए। तो ये शोयक रिवर का नाम ही शोयक वर्ड मीन्स के डेथ, रिवर ऑफ डेथ, क्योंकि इतनी फास्ट चलती है और इसमें कुछ भी छोटा मोटा भी गड़बड़ी हो गया तो आदमी को खींच के ले जाती है। तो वी लर्न द हार्ड वे। हमारा एक काफी जिगरी दोस्त कैवान मिस्त्री वहां पे मारा गया। और ये जहाँ पे ये पोलू करके जगह है, जहाँ के शेल्टर है, आर्मी का कैंप भी है, और उसी जगह पे बाजू में हम लोग ने ये उसके लिए एक मेमोरियल छोटा सा रख दिया है सीमेंट में, मेमोरी ऑफ अ माउंटेनियर कैवान मिस्त्री। तो अभी होपफुली हजारों 200-500 साल तक तो उसका नाम यहाँ पे रहेगा। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और रिपेयर, परंतु मेरे ख्याल से वो रहेगा शायद। फिर वहां से आप आगे जाओ तो वैली एकदम अगेन फ्लैट ही फ्लैट है, और उसमें ये जो पीक आपको दिख रही है उसके राइट साइड में काराकोरम पास है, KKP आर्मी वाले उसको बोलते हैं। और ये काराकोरम पास से ऐसा है कि जिसके नाम से पूरा वो एरिया का नाम, आखिर रेंज काराकोरम रेंज, हिमालय और काराकोरम कहते हो, ये पास के ऊपर से पड़ा है। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जब देखो आप पीछे भी कुछ नहीं है, व्यू भी कुछ नहीं है, और काफी ऐसे ही जगह है, परंतु बहुत हिस्टोरिक और फेमस प्लेस है। तो वो हिसाब से इतना बड़ा नाम और उसका होने से भी इसमें जाना होता है। और वहाँ पे एक ये बोन का स्ट्रक्चर बना है, दैट इज सपोज टू बी द बाउंड्री। इसके राइट साइड में चाइना, लेफ्ट साइड में इंडिया, और ये दोनों इसको रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों साइड से आ जाते हैं। पर इतनी बड़ा नाम और पास के ऊपर इतनी छोटी सी बाउंड्री होती है, और खाली इंडियन आर्मी इसको विजिट करती है, चाइनीज आर्मी विजिट करती है, पेट्रोल और उसके ज्यादा नहीं होता है। अभी हम लोग गए तभी हमारे साथ जो आर्मी के ऑफिसर थे उन्होंने ये छोटी सी आइटम रखी वहाँ पे, फ्रूटी और जूस और मैगजीन एज अ गिफ्ट टू चाइनीज। ठीक है, वो चाइनीज सोल्जर दोपहर और शाम को आएंगे और ये सब लेके जाएंगे और हमारे लिए कुछ छोड़ के जाएगा। ऐसे इसी तरह के हमारी लेन देन चलती है। और किसी तरह का बॉर्डर पे तो ऊपर से ऑर्डर नहीं आया तब तक कोई धमेल नहीं होती है। तो सब सेंट्री लोग एक दूसरे के साथ पूरे दोस्ती से और शांति से रहते हैं, पर आमने सामने कभी होता नहीं है, और हुआ तो भी अभी तो फायरिंग कुछ नहीं होता है। परंतु ये एरिया के अंदर आप चलो तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स बहुत मिलते हैं, फ्लैट ग्रेव्स जो दबाई हुई है। तो भाई यहाँ 62 वॉर में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई तभी ये देपसांग एरिया में बहुत इंडियन सोल्जर्स मारे गए, क्योंकि जहाँ भी थे अपने पास वो टाइम कुछ खाना पीना नहीं था, कपड़े नहीं थे, और चाइनीज भी बहुत बड़े बड़े जोर से आए, तो इतने लोग मारे गए थे। ऐसी ग्रेव्स भी बहुत है। फिर बाद में आर्मी ने जाके हर एक को अपना अपना वो ग्रेव दबाने के बाद उसको अच्छा किया है। फिर यहाँ से हम लोग चढ़ गए ऊपर, एक कॉल इटालिया करके है जगह, तो जो उसका वहां पे ऊपर पहुंच गए। ये कॉल इटालिया एकदम इसकी वेस्ट में है, और यहाँ से दूसरी बाजू आप उतरते हो सियाचन ग्लेशियर में। न्यूब्रा और ये श्योक के बीच में कॉल इटालिया एकदम ये बड़ा पास है। तो हम लोग की कॉल इटालिया के ऊपर कैंप लगाया, क्योंकि वहां से काफी सामान लेके हमको अंदर जाना था, और वहां पे वो तेरामशेर आइस प्लेटो में पहुंचना था। तो वो हिसाब से ये कॉल इटालिया का कभी कुछ जाने को वहां पर हम लोग बैठ गए। उसकी वो बाजू इससे बड़ा ग्लेशियर और काफी आना जाना सब होता रहता है, तो उसके हिसाब से ये खतरनाक रूट था। फिर नीचे आके हम लोग ने तेराम शहर ग्लेशियर में एक कैंप लगाया। पीछे पीक है वो लक्ष्मी पीक है, वो भी अभी तक कोई चढ़ा नहीं गया, और वो काफी ब्यूटीफुल पीक है और काफी पॉसिबल भी है चढ़ना, परंतु ये पूरा सियाचन ग्लेशियर की आइटम है। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में पहले एक हम लोग ने पीक अटेम्प्ट किया और चढ़ गए, और पद्मनाभ करके 7030 मीटर, 7030 मीटर, यानी कि अबाउट 23,000 फीट के आसपास। तो वो पीक के अंदर हम लोग ने टन बाय टन रोप लगाया, फिक्स रोप किया और ऊपर चढ़े, और तेराम शहर प्लेटो के अंदर ये था। तो वहाँ पे भी काफी एक वीक हमको लगा टोटली ये पीक चढ़ने के लिए, और उसका ये बैठ के ये पूरा हो रहा है। ऊपर ऊपर जाते भी काफी एक्सपोज था पूरा रास्ता, और ये ठंडा। और अब मेन तो इसमें रिमोटनेस देखना है कि हम ऑलरेडी 12-15 दिन चल के आए हैं, और 12-15 दिन कहीं नहीं जा सकते, तो यहाँ पे पूरा इतना
संभाल के चढ़ना पड़ता है। तो कुछ भी जो तकलीफ हुई और गिर गए कि एक्सीडेंट हुआ तो फिर मुश्किल है यहाँ से रेस्क्यू करना। और समिट के पास तो बहुत ही वो स्टीप था, तो हमारे साथ वो 2 जापानीज 2 इंडियन और ऊपर पहुंचे। और ये हिरोशी सकाई करके जापान का एक बड़ा लीडर, तो वो हमारा नवांक मेरा लड़के का फोटो के साथ ऊपर खड़ा है। तो इसी तरह ये पिक का हम लोग ने फर्स्ट असेंट किया। और वहां से हम लोग ने देखा तो बाजू में जो बड़ी बड़ी पीक्स थे उसके ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर वो भी घूम रहे थे, क्योंकि ये बाजू सियाचिन ग्लेशियर है। और ये सियाचिन ग्लेशियर का ये पूरा एरिया, यहाँ से आपको निकलना है हमको। तो नीचे आओ तो फिर सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ का ये स्नाउट है जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर खत्म होकर पानी निकलता है न्यूब्रा का। तो ये वो जगह वो स्नाउट है, तो वो जगह पे ये पूरा बनाया हुआ 12,000 फीट की, और वहां पे हम लोग पहुंचे। तो इतनी लंबी अबाउट 90 किलोमीटर की वॉकिंग करो तो ग्लेशियर है। और यहाँ से ये जो स्नाउट से माउथ से पानी निकलता है न्यूब्रा रिवर, तो पूरा पानी इतनी जगह से पूरा निकल के आता है और पूरा फुल जोश में। यहाँ पे आपको क्रॉस करना या तो फिर नजदीक जाना भी इतना एडवाइजेबल नहीं है। तो मैंने कहा इसे सियाचिन की एक खासियत है, तो वहां पे रोजेस खिलते हैं इतने एकदम बीच के रॉक्स के बीच में, ग्लेशियर के ऊपर, ग्लेशियर की साइड में कोई कोई भी जगह पे देखो तो वाइल्ड रोजेस, और कभी कभी बहुत ही वाइल्ड रोजेस होते हैं, विच इज यूनिक है, नेचर की एक बड़ी कमाल है। जो रोजेस जो नीचे गार्डन में होते हैं और बड़े होते हैं, वो यहाँ पे आपको पूरी जगह पे पूरा दिखता है। तो ये रोजेस का ये है। और वहाँ पे कभी कभी जाओ तो ये पूरा आपको ये भी बाल्टी का इंस्क्रिप्शन मिले, पुराने जमाने में यहाँ जो लोग आते थे जाते थे, ये उसका पूरा ये इंस्क्रिप्शन भी होता है कि भाई लिख के गए क्या है। और आजकल भी काफी मेरे को मिलते हैं। और कभी कभी ग्लेशियर में चलते चलते भी ऐसे रोजेस के प्लांट मिल जाते हैं आपको। तो ये रोजेस के प्लांट भी एकदम बड़े यूनिक चीज है दोनों। और एकदम ये सियाचिन ग्लेशियर की एक खासियत है। नाउ सियाचिन ग्लेशियर सबसे पहले पहुंचने के लिए 1883 में सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड, ये जिसका फोटो है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा कि भाई सियाचिन और नॉर्थ ऑफ सियाचिन में जितनी भी माउंटेन रेंजेस है आप उसको जाके थोड़ा सर्वे कीजिए। तो वो हिसाब से वो निकले वहां से, और उसने पूरा वो काराकोरम का रास्ता करके ऊपर पहुंचे। और ही वॉज एक वेरी फेमस एक्सप्लोरर। वापिस आते टाइम ही डिसाइडेड टू कम बाय मुश्ताक पास, एक अनदर वेल नोन पास है जो काफी डिफिकल्ट है અને કરીને અને એનું બધું અને કરી નાખ્યું। तो देन एज ए रिजल्ट वहां से वो तुर्दी खोल करके अपना वो करके लेके आया, और उसके साथ वो आने के मुश्ताक पास से बड़ी डिफिकल्टी से वो पूरी आया। और वहां से पहुंचा तो उसने देखा सामने सियाचिन ग्लेशियर का ये नॉर्थ प्लेस है, तो जहाँ इंदिरा कॉल जो कहते हैं वो यहाँ पर है। और वो इंदिरा कॉल के पास वो पूरा पहुंचा। अब ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा सैटेलाइट मैप है, सैटेलाइट मैप है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये नीचे से सियाचिन ग्लेशियर चालू होती है, और यहाँ पे ऊपर ये इंदिरा कॉल है, और यहाँ पे वो काराकोरम पास है। और ये जो बात साइड के हैं साल्तोरो रेंज, पूरी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वो सब यहाँ से हो रही है। तो ये पूरा एरिया है। और यंग हस्बैंड ने एक्सप्लोरेशन करके वो यहाँ तक पहुंचा, और फिर यहाँ से वो वापस वहां से घूम के आया। तो सियाचिन ग्लेशियर 1883 से फर्स्ट टाइम वो जाया कहती है। उसके बाद फिर आए डॉक्टर टॉम लॉन्गस्टाफ, जो ब्रिटिश डॉक्टर, जो उसको एक्सप्लोरेशन में वो बहुत रस था। तो वो भी यहाँ पे वो पहुंचा, और उसने 2-3 साल से यंग हस्बैंड से बात करके पूरा यहाँ आया था। तो पहले वो आया जो आज पाकिस्तान का एरिया है बिलाफोंड ला, तो वहां से आया, और उसने ये देखा कि ये बिलाफोंड ग्लेशियर और बिलाफोंड का पास ये है। आजकल तो अभी ये आना इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये पे आजकल तो पाकिस्तान के एरिया है, और पाकिस्तान का यहाँ पे फोर्सेस भी बहुत चलते हैं। फिर पास में पहुंच के उसने देखा तो सामने ये जो पीक दिख रही है जंक्शन पीक और पेराम कांगरी, वो यहाँ पे पूरी थी। तो वो देखने के बाद वो वापस गया नीचे, और घूम फिर के न्यूब्रा से वापस ऊपर आया तो उसने फिर वही पीक सब देखी वहां से। तो उसने ऐसा कंक्लूड किया कि ये बिलाफोंडला सियाचिन का हेड नहीं है, पर सियाचिन ग्लेशियर इससे भी आगे जाती है। दैट इज जो यंग हस्बैंड कह रहे थे वही टाइप का था। उसके बाद फिर आया एक बुलक वर्कमैन करके,
अमेरिकन कपल, तो उसने भी सियाचिन ग्लेशियर पे उसने भी काफी घूमे इधर उधर, और उसकी वजह से भी सियाचिन का काफी नाम हुआ। अब ये जो बुलक वर्कमैन थी, वो एकदम लेडीज के राइट्स के लिए लड़ने वाली थी। એટલે अपने वो जमाने में अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में कहीं भी वुमन को वोट करना नहीं मिलता था इलेक्शन के अंदर। तो एज अ रिजल्ट वो हमेशा अपने पास वो पोस्टर लेके चलती थी, वोट्स फॉर वुमन, और एकदम टिपिकल वुमन की तरह स्कर्ट, टोपी और स्कार्फ और सब पहन के चलती थी। तो सियाचिन में भी कोई भी पीक कहाँ भी पहुंची तो ये ऐसे लगा कि वोट फॉर वुमन का अपना वहाँ पे ओला लगाती थी कागज पर। ऑफकोर्स वो तो सब उड़ जाएंगे, बट बेसिकली उसको इतना उसमें था। तो ये यहाँ पे वो पहुंची इंदिरा कॉल, जो आज इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, અને उसी ने ये नाम दिया कि मैं ये नाम इसको इंदिरा कॉल नाम देती हूँ। और इंदिरा कॉल नाम उसने दिया था फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है। इसको इंदिरा गांधी के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो बाजू में बाद में ऐसे लगा शायद इंदिरा गांधी पे नाम है, पर ये पूरा लक्ष्मी के नाम से इसको इंदिरा कॉल कहा गया। फिर उसके आने के बाद 10-12 साल के बाद 1910 और 12 के बाद अबाउट 20-25 साल तक कोई यहाँ पे नहीं आया, एक्सेप्ट छोटी छोटी कोई पार्टियां आती गई। और ये कर्नल रिंचिन है, उसको महावीर चक्र 2 बार मिला है। वो 47 की लड़ाई में एकदम ऐसे यंग बॉय वो लड़े, तो उसको महावीर चक्र मिला। और फिर 71 वॉर में भी ये काराकोरम के एरिया में उसने काफी लड़ाई की, और उसको भी उसकी जगह महावीर चक्र मिला। तो इज अ फेमस मैन, और उसने ये वॉर के अंदर उसने काफी किया। आफ्टर 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई के बाद भारत के पास अब 80,000 80,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो वो टाइम ने जो उसके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, तो भुट्टो ने इंदिरा गांधी ने दिल्ली में बुलाया कि आप आके हमारे साथ एग्रीमेंट सही करो, और उसको शिमला ले गई। तो जो शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, जो 1972 में साइन हुआ, वो डन बाय भुट्टो एंड इंदिरा गांधी एट शिमला। तो इसमें कहते हैं कि बिकॉज अपने पास इतने सोल्जर्स थे, तो सेक्रेटरी लोग ने कहा कि भाई आप भुट्टो जी को कहो कि भाई हमारे साथ पूरा ही सियाचिन का भी समझौता कर लो, नहीं तो ये आपको सोल्जर हम वापस नहीं देंगे। पर तो भुट्टो जनाब होशियार थे, तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं तो पाकिस्तान में 20 साल के बाद पहला सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे पहले तो सब आर्मी वाले ही थे। तो मैं इसी तरह का जो ऐसा कुछ भी सही करूंगा, तो ये आर्मी वहां जाके मुझे पकड़ लेगी और मुझे डिथ्रोन कर देगी, और आपका ना शिमला एग्रीमेंट रहेगा नहीं कुछ भी रहेगा। और उसने कहा कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, हम ये सब बाद में करेंगे। तो मिसेस गांधी ने जाने दिया, और ये सही करने के पहले पूछा कि वी एग्री टू डू दिस एट अ लेटर डेट। और भुट्टो ने कहा आप मुझ पे भरोसा कीजिए। तो एग्रीमेंट का सही हो गया, और मैटर वहां पे खत्म हो गई, सोल्जर्स को सब वापस भेजे गए। परंतु भुट्टो का भरोसा को ज्यादा लंबा टिका नहीं। उसके बाद 1-2 साल में ही वो यूनाइटेड नेशंस में जाके उसने एक प्रख्यात उसकी फेमस स्पीच है वो दी कि मैं भारत के साथ 1000 साल तक का जिहाद करूंगा, और उसको 1 इंच कश्मीर की कभी नहीं दूंगा। और वो हिसाब से पूरी ये शिमला एग्रीमेंट के बाद इंडिया पाकिस्तान का वही हाल रहा फिर। ना ये पूरा था शिमला एग्रीमेंट में, ये पूरा सब डिसाइड किया गया था कि ये जो लाल लाइन है वो अपनी LAC उसको करके यहाँ पे लाए। और ये जो फाइनल जो पॉइंट था उसका उसका कहते हैं NJ9842, ये पूरा है अपना ग्रिड रेफरेंस NJ9842, और दिस वाज व्हाट वाज साइन। परंतु इसके आगे का रास्ता किसी को मालूम नहीं था। तो एग्रीमेंट में ऐसा लिखा गया कि इट फॉलोज देन नॉर्थ टू द ग्लेशियर, पर कौन सी ग्लेशियर वो लिखा नहीं गया, वेदर इंदिरा ग्लेशियर और कौन सी ग्लेशियर। तो एज अ रिजल्ट ये एक कंट्रोवर्सी बाकी रह गई, इसका आगे का लाइन कहाँ पे है। तो इसके सामने देन पाकिस्तान ने 1978 से जापानीज और फॉरेन एक्सपीडिशंस को सियाचिन ग्लेशियर अपने एरिया से छोड़ना चालू कर दिया। उसने जापानीज को इन्वाइट किया और वहां से उसको भेजा। तो ये पाकिस्तान जो दानसन है पाकिस्तान का है, और वहां से बिलाफोंडला कट के वो लोग ग्लेशियर के ऊपर आएंगे, और फिर इंडियन एरिया के अंदर अपना 1-2 पीक चढ़ेंगे। तो वो पूरा उसने एक्सपीडिशन जो फॉरेन का आगे किया, और उसके लिए ऐसा कहने का ऐसा मतलब था टू क्रिएट अ डिफेक्टो कंट्रोल, के भाई दुनिया हमारा सुनती है, दुनिया ऐसा मानती है कि सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, और तभी यहाँ हमारे लोग से आ रहे हैं, और आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। परंतु मेन थिंग वो था कि जो इतना भी ये फॉरेन एक्सपीडिशन आते थे,
उसके साथ पाकिस्तान का लाइजन ऑफिसर आता था। और कोई भी समिट और कोई भी जगह पे आप नीचे देख सकते हो, तो जापान है तो जापान का फ्लैग और साथ में पाकिस्तान का फ्लैग रहता था। तो उसी हिसाब से वो पूरा हो रहा था। और कोई भी समिट पे चढ़े तो पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर भी वो समिट चढ़ता था, और वहां पे भी ऊपर भी पाकिस्तान का फ्लैग और इसका फ्लैग भी पूरा दिया जाता था। इसके बीच में इंडिया ने भी ऐसे एक दो एक्सपीडिशन भेजे 1978 में और 1981 में, दो एक्सपीडिशन जो लेड बाय कर्नल कुमार, तो वो भी वहाँ पे गए और उन्होंने भी ये बड़ा पूरा पूरा एरिया को पूरा सर्वे किया। और पाकिस्तान साइड से मैंने तो 18 ऐसे एक्सपीडिशन आए 78 से लेके 83 में, काफी लोग को आने दिया। तो ये उसका ये पूरा जो था वो अभी वो पता नहीं चलता है। तो इस तरह से पूरा एक ग्लेशियर था। और सडनली फिर पाकिस्तान से ऐसे मैप्स आने लगे। ये जो अपने नीचे से 9842 वहां से लाइन दौड़ करके काराकोरम पास तक उसने अपना एक क्लेम कर दिया। जो ऊपर का जितना भी एरिया है सियाचन ऐसे 4 लोग का है, उसने नक्शे के ऊपर ये पूरा चालू किया। और नक्शे के ऊपर से अपने अपना वो कंप्लीटली उसने एनफोर्स करने लगे। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लड़ाई। बट 83 में पाकिस्तान ने अगेन एक्सपीडिशन को भेजा कि जो लेफ्ट में बिलाफोंडला है और वहां से येलो है, और वहां से सियाचिन ग्लेशियर टॉप करके रिमो ग्लेशियर में आके जापानीज एक्सपीडिशन एक पीक चढ़े। वो जो जापानीज चढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ से लेके गलवान वैली और काराकोरम पास दोनों नजदीक है और दोनों एरिया एक साथ लिंक हो जाते हैं। तो ये एक्सपीडिशन को फिर प्रिवेंट करने के लिए 13 अप्रैल 1983 द डे ऑफ बैसाखी इंडियन आर्मी बिलाफोंडला और ये लैंड पे ग्लेशियर पे लैंड हुए और उन्होंने जापानीज एक्सपीडिशन को रोक दिया। और ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉर जो 25 साल तक चला उस दिन से स्टार्ट हो गया। इट वॉज मोर ऑफ आर्टिलरी बैटल, बड़े बड़े गन्स वहां लगाए गए थे, बफोर और काफी बड़े बड़े गन्स, और पूरी आइटम फायरिंग से ही चल रही थी। और ये जब बैटरीज कम्प्लीटली खुलते हैं तो अपने को भी काफी उसमें एकदम धमाल और आवाज हो जाती है। परंतु ये एरिया और ये स्पेशल गन्स थे कि जिसको इतने पहाड़ियां नजदीक थी तो उसको क्लियर करने के लिए इंडिया को भी वेरी पावरफुल बंदूकों की जरूरत थी। वो हिसाब से पूरा हुआ। मिसेस इंदिरा गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी अप्रैल 1983 में चालू हुआ और उसके बाद फिर यहाँ एक बार आए, उसको विजिट भी करके गए। और उसके बाद तो एक साल के अंदर उनकी तो हत्या हो गई बाय एसेसिनेशन। तो जो उसने वॉर चालू किया था वो फिर आगे ही चालू ही रहा। फिर इंडिया ने भी डिसाइड किया 1985 में कि हम एक एक्सपीडिशन ब्रिटिश के साथ भेजेंगे, ब्रिटिश और इंडियन ज्वाइंट टीम, जैसे पाकिस्तान ने किया था ऐसे हम लोग भी भेजेंगे। तो वो एक्सपीडिशन हमारा था, हम लोग बम्बई से थे, मैं और ये मेरे दो फ्रेंड हैं, बोगा और मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर, और ये डेव विल्किंसन। तो हम लोग वो एक्सपीडिशन के लीडर था, हम लोग पहुंचे वहाँ। तो ये ऐसा ही था कि भाई जिसे पाकिस्तान ने भेजा तो जब आप फॉरेनर को जाना दो तो हमारे यहाँ से भी आएगा। तो इट वॉज बोथ वेज का एक्सपीडिशन का था और हम लोग यहाँ से पहुंचे। हम लोग को भी काफी दिक्कतें आई, काफी आर्मी का लड़ाई बहुत चल रही थी। तो लाइजन ऑफिसर भी हमारे साथ था। तो उसके लिए पूरा हमको ये करके वहां से आगे बढ़ना पड़ा। बट ब्रिटिश क्लाइंबर भी बहुत अच्छे लोग थे सब, वो विक्टर सॉन्डर्स एंड वेनाबल्स और सब बहुत आज तो बहुत फेमस लोग हैं। तो वो भी हम लोग ने सब साथ में होके ये पूरा ये एक्सपीडिशन बनाया। तो ग्लेशियर था सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ लड़ाई भी बहुत चालू थी तो ग्लेशियर भी बहुत खराब हालत में था। तो वो हिसाब से भी हम लोग को काफी संभल के और लड़ाकी पोर्टर्सों का धीरे धीरे आगे बढ़ना हुआ पूरा। तो ग्लेशियर में अंदर गए तो तेरोंग वैली में ये सब कम्प्लीटली फ्लैट एरिया, तो इसको चलने के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। और ये टर्न करते करते हम लोग यहाँ बराबर पहुंचे रिमो पीक के पास। ये वही रिमो पीक है कि जहाँ पाकिस्तान ने जापानीज को आने के लिए परमिशन दी थी और लोग नहीं आ सके। और तभी हम लोग ने ये रिमो पीक सिलेक्ट की एज अ थम्स अप टू जापानीज एंड पाकिस्तान के, आप यहाँ नहीं आ सके, हम लोग इंडिया से आ गए। ये लेफ्ट में है वो रिमो की थर्ड पीक है, 3 पीक विच जो हम लोग चढ़ गए। और ये रिमो की जो मेन पीक है उसमें से यहाँ से ये वैली रूट के ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत खतरनाक रूट से ये लोग ऊपर गए हमारे व्यक्ति। और यहाँ पे बैठ के जब वो अपना कैंपिंग के लिए जगह बना रहे थे
तो वो टाइम वो रुकसेक को अटैच करना भूल गया, स्टीफन वेनाबल। तो रुकसेक गिर गई और सब सामान उसमें चला गया। तो बड़ी मुश्किल से जान का जोखम करके हाथ से लगा के आइसेस के बिगड़, क्रैम्पॉन के बिगड़, धीरे धीरे करके ये लोग 2 दिन में नीचे पहुंचे, परंतु पीक में जाना रुक गया। तो इस तरह से ऊपर से भी ये लोग ने ये जो फोटो देखा, ये तेराम शहर आइस प्लेट हो, और वो तेराम शहर के आजू बाजू ये पूरा पीक्स लगी हुई है, और वो पीक के अंदर पूरा हम लोग ये देख सकते हैं। फिर वहां से सदर्न ग्लेशियर के अंदर जो है, ये भी एक पूरा लॉन्ग आर्क है, और वहां पे जाके हम लोग पहुंचे तेरोंग कॉल पे। और यहाँ आप नीचे देख सकते हो, तेरोंग कॉल से जब आप नीचे उतरो तो यहाँ नीचे आ रही है शोयक रिवर, और ये वहां से शोयक रिवर के बाजू में ही है गलवान वैली। तो आप जो गलवान को इतना डिफेंड न करो तो वहां से भी लोग शायद चाइनीज यहाँ भी आ सकते हैं। तो वो हिसाब से जो है वहीं पे लड़ना और उनको रोकना बड़ा जरूरी है, अगर सियाचिन ग्लेशियर और पाकिस्तान का और चाइना का मिल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वापिस आते टाइम रिवर के अंदर पूरा फ्लड्स आया था, और वो फ्लड्स के अंदर इतना नदी क्रॉस करना मुश्किल था। तो उसी के साथ में हम लोगों ने रस्सी लगा के ऊपर से ट्रैवर्स करके रॉक के ऊपर से पूरा सामान बाहर निकाला, और ये भी काफी बहुत मेहनत का काम था और डेंजरस भी बहुत था। तो ये था हमारा 85 में, और उसके बाद में 2-4 बार गया सियाचिन, और फाइनली 1998 में हम लोग आए, तो पूरा ग्लेशियर टपके इंदिरा कॉल पे ऊपर ये पहुंचने के लिए। तो इसके लिए पूरा हमारा टीम था, बम्बई से हम लोग इंडियन थे पूरे, और वहां पे आए। तो जब सियाचिन बेस कैंप पे पहुंचे तो वहीं ये दिख रहा है सियाचिन का ये पूरा ग्लेशियर का मोराइन इतना बड़ा है, इतना हाई है, 3 किलोमीटर तो चौड़ा है, और ऐसा नहीं तो अबाउट 1000-1500 फीट ऊपर है। तो कोई भी ग्लेशियर ना हो इतनी हम लोग ने कभी देखी नहीं है, पर ये बड़ा एक खतरनाक जगह है पूरी। और अगेन वहाँ पे उसका रोजिस है, और वो रोजिस के ऊपर से पूरा ये सियाचिन का नाम होता है। वहाँ पे चलता है सियाचिन बैटल स्कूल। तो यहाँ पूरी वो लड़ाई के लिए ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज सोल्जर लड़ाई में बहुत होशियार होगा पर उसको माउंटेनियरिंग में कोई इतना नहीं ज्ञान होता है। तो उनको ये सिखाने के लिए पूरा सियाचिन बैटल स्कूल चलता है, और 3 वीक तक इसको पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई नो एनिमी कैन डेयर, जब जेके एलाइज जम्मू एंड कश्मीर लाइक इन्फेंट्री जोन, एकदम एनिमी के साथ लड़ने के लिए तैयारी। इतना तो जोश तो है, पर जोश के पीछे कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वॉल, सियाचिन का मार्टियर्स वॉल, इसके अंदर 3 लाइन में नाम लिखे हैं, कितने कितने लोग मर गए, उसका नेम और रैंक और नंबर। और ये पहले था 1985 में मैं गया था अभी, और 2002 में मैं गया था, इसकी 5 वॉल थी। तो 5 वॉल पे 3-3 कॉलम में पूरा नाम लिखा गया है। तो वो हिसाब से ये कम्प्लीटली ह्यूमन कॉस्ट भी है बहुत है, जगह है, और कम्युनिटी कॉस्ट भी बहुत है। એટલે सियाचिन वॉर के अंदर भी बहुत जाने घुमानी पड़ती है। और यहाँ पे आप देखो तो क्रिमेशन के लिए भी कॉन्स्टेंटली वर्क चालू ही रहता है। वो जमाने में वो लोग बॉडी घर में नहीं भेजते थे। और यहाँ से जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊपर जाते हैं तो हर एक बटालियन अपने से एक आर्क बनाता है, और ये आर्क के अंदर से वो लोग होके सब जाते हैं। तो ये थोड़ा एकदम सीरियस मामला हो जाता है, बिकॉज जो भी सोल्जर्स ऊपर जा रहे हैं वो जानते हैं कि सब लोग इसमें से वापस नहीं आएंगे। कोई ऊपर मर जाएगा, किसी का कोई का पाँव कटेगा, किसी को हेलीकॉप्टर में बीमारी से ले जाएंगे। तो ये भी कम बहुत इमोशनल हो जाता है कि भाई इसके अंदर से अभी तो जाना है, तो देखो फिर क्या होता है। और ऊपर पहाड़ के अंदर वो जो आपको पीछे दिख रहा है, वहां पे गुफा में लोग ने मंदिर बनाया है। तो पूरा सियाचिन का ड्रेस पहन के ऊपर जाने के पहले वो मंदिर में पूजा करके जाते हैं। और बाजू के अंदर ये भी चर्च भी है, और इसके बाजू में एक मस्जिद भी है। तो सब मिला के ये पूरी भगवान के लिए भी काफी भरोसा करके इसमें आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ये लड़ाई जो आप भूल जाओ तो काफी ब्यूटीफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, एक्सेप्ट क्रेवासेस बहुत धरखम है, और इतने बड़े लवली लवली लेक्स हैं। और साइड के अंदर आप जो घोसी में भी देखो तो पूरा वो ग्रीन आइस के लिए इसके में से नदियां चल रही है। तो ये भी अंदर इसका काफी उसका ब्यूटीफुल एरियाज है। और पीक्स हैं कि जो जिस दिन सियाचिन की लड़ाई पूरी होकर सब लोग को वहां जाने की छुट्टी मिलेगी, तो नहीं तो वर्ल्ड का सबसे मैक्सिमम क्लाइंबिंग एरिया ये हो जाएगा। इतनी यहाँ पर पीक्स है, और इतनी डिफिकल्ट और
चालू पीक्स है। ये है सियाचिन टावर, वेरी डेंजरस गन। और सियाचिन ग्लेशियर भी ऐसे ही घूमती घूमती अंदर से पूरी आती है। और वो जो कोई माउंटेनियर होगा वो समझ सकता है कि ये फोर्ट शॉर्टनिंग जैसा है, कि इसमें आपको लग रहा है कि छोटी अपन एक से एक फोटो को एक एंड से दूसरे एंड को जाने को आपको पूरा दिन लगेगा। तो इतना भी वो जाके वहाँ के पूरा वो करना पड़ता है। फिर जैसे थोड़े ऊपर गए तो सियाचिन ग्लेशियर की आपको सब ताकत दिखती है। ग्लेशियर है, उसके अंदर क्रेवासिस है, उसके अंदर से आपको जाना है। और कोई जगह है ऐसी आइस वॉल है, तो आइस वॉल के ऊपर से आप ऑलमोस्ट बैठ के घोड़े की तरह निकलना है। तो गिर गए राइट और लेफ्ट में तो पूरा ये बर्फ से नीचे घुस जाते हो और उसके अंदर जान का खतरा हो सकता है। एंड कोई कोई जगह पे नाला है तो उसके ऊपर लेडर लगा के क्रॉस करना पड़ता है विद पूरा सामान के साथ। तो वो भी एक पूरा चैलेंजिंग काम हो जाता है। और कोई कोई जगह पे स्ट्रेट लेडर लगानी पड़ती है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो इसके अंदर भी बिले और ये पूरा माउंटेनियरिंग का टेक्निक करके ग्लेशियर में जाना पड़ता है। तो कोई जगह कुछ नहीं है तो फिर कूदना पड़ता है। ये कूदना भी इतना खतरनाक होता है कि जान निकल रहा है आपका हाथ में। परंतु ये हमारे लिए तो ठीक था, 8-10 आदमी को एक्सपीडिशन था, थोड़े पोर्टर्स थे। परंतु पूरा इंडियन आर्मी के जब 2000 लोगों को ये पूरा मूवमेंट करनी होती तो उसको बहुत ख्याल करना पड़ता है, रस्सी और ये और सामान के साथ। तो उसकी भी बड़ी ट्रेनिंग होती है। बीच बीच में ऐसे कैंप से आर्मी के तो जो इसके अंदर ही पूरा विंटर और पूरा ये टाइम ये लोग रहते हैं। और आप देखेंगे तो ये पीछे का जो आइस का टावर है किचन उसके ऊपर लगाया था। जैसे कह करके ऊपर हो सकता है तो खाने खाने के बाद आपको ऐसे ही लेडर के उतर के नीचे आना है। ये आर्मी की ऐसे भी ये पूरी टफ लाइफ है। परंतु टफ लाइफ में अपना इंडियन सोल्जर्स कोई कम नहीं है, पूरे अपनी रोटी बनाई और पूरा जोश में रहते हैं और खा पी के। और आप कहीं भी जाओ तो आपको बहुत वेलकम करने को भी रेडी है। यहाँ लिखा है वेलकम टू कैंप 1, तगड़ा रहो। तो इसी तरह से भी पूरा ये यहाँ की जिंदगी भी चलती है। हर एक कैंप के अंदर पूरा सामान लगाया रहता है कि कम से कम 6 महीना से एक साल तक का पूरा सामान ये लोग भर के रखते हैं। इसके करके जो मौसम खराब हो गया और हेलीकॉप्टर नहीं आ सका तो खाने की और केरोसिन की कोई आपको कमी नहीं रहेगा। और जो भी यहाँ आता है सियाचिन पे वो ये बड़े एमआई हेलीकॉप्टर से सामान आता है। कारण को नीचे से सामान लाना पोर्टर से और वो बहुत मुश्किल काम है। तो कॉन्स्टेंटली ये हेलीकॉप्टरों की फ्लाइट आती ही रहती है और उसमें सामान आता ही रहता है। तो पूरी लड़ाई के अंदर ये भी एक बड़ा देखने वाला एक चीज़ है। और फिर हेलीकॉप्टर से जो सामान आया और जवान को उठा के ऊपर के कैंप तक ले जाना है और वहां पे बैठ के पूरा अपना काम करना है। कोई कोई जगह पे ऐसा रोप वे लगाया है और बाकी कोई कोई जगह पे अपना कुछ सामान उठा के जाना पड़ता है। और जब पूरी बटालियन का चेंज ओवर होता है तो सब लोग को अपना ही भी पूरा सामान स्लीपिंग बैग लेके कंप्लीटली ग्लेशियर के ऊपर मूवमेंट करनी पड़ती है। परंतु उनका खास काम तो है आपको लड़ाई। तो यहाँ पे अपना गन का मेंटेनेंस ये भी उसको सब करना पड़ता है। पर यहाँ आमने सामने कोई एनिमी नहीं है, बेसिकली पाकिस्तानी धार के पीछे है और वहाँ पे आर्टिलरी होता है। पर समझो कि आप यहाँ नहीं रहो तो वहाँ उन लोग का घुस आने का पूरा चांस रहता है। और सब छोटे मोटी गन्स है वहाँ पे, आर्टिलरी गन्स। और कभी कभी आप खाना खाने को बैठे हो सडनली वो लोग उठ के जाएंगे क्योंकि उनको फायरिंग का ऑर्डर आ गया। तो एक भी लड़ाई वो हमारे पहले तो हम लोग गए तभी ये बहुत एक्चुअल लड़ाई चल रही थी और उसके लिए भी ये पूरा ये बहुत देखने को मिला हमको। परंतु पहाड़ भी जो है ऊपर और बहुत अच्छे, मैंने कहा ऐसे ये जो राइट में बड़ी पीक दिख रही है वो सिंघी कांगड़ी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। और उसका सिंघी यानी डिफिकल्ट कांगड़ी। और ये पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है। और यहाँ जो हम लोग पद्मनाभ पीक चढ़े थे ये उसके नीचे आप देखोगे तो तेराम शहर प्लेटो है, आइस प्लेटो। ये 18 किलोमीटर तक का लॉन्ग पैक आइस है, फ्लैट रोड बट वो कम्प्लीटली आइस के ऊपर। ये भी एक दुनिया का यूनिक चीज है कि 18 किलोमीटर तक आपको बर्फ पे चलते ही जाओ स्ट्रेट लाइन में और वहाँ पे कोई बीच में नहीं आएगा। और ये चढ़ने के लिए भी वहाँ बहुत मुश्किल था। और आगे जब जाओ तो ऐसे ही आर्मी के कैंप रहते हैं। ये कैंप 5 है कि जिसको हम लोग ने भी यहाँ पार किया। और आप देख सकते हो कि भाई कैंप में इतना बदली होता है, कितने लोग आते जाते हैं। यहाँ काफी सामान भी बहुत कभी कभी पड़ा रहता है। और रूट के अंदर आपको बहुत टाइम ग्लेशियर भी ऐसे क्रॉस करनी पड़ती है। और ये भी प्रॉपर जगह से जाना पड़ता है, उसमें काफी दिक्कतें हो जाती है। और एक यूनिक चीज है सियाचिन ग्लेशियर में, यहाँ पे जो भी मंदिर हैं वो
ओपी बाबा के मंदिर है। ओपी यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट। आर्टिलरी में जब ये लोग फायरिंग करते हैं, एक ऑफिसर आगे जाता है और वहां से नीचे वो एनिमी दुश्मन को देख के फिर बोलता है कि आप ये जगह पे ऐसा फायरिंग करो, और एक जब गोला गिरता है तो उसका थोड़ा वो करेक्शन करता है, तो इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट। और एक था ओम प्रकाश करके ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, तो उसने ऐसा काफी गाइड करके लोगों को जान बचाई, तो ही इज बिकम के ओपी बाबा यहाँ पे हमारे मंदिर में है और कोई नहीं है। तो जाने के पहले वो कहेंगे ओपी बाबा आप लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर आके पहले ही सलाम करेंगे ओपी बाबा हम आ चुके हैं। तो अंदर भी आप जाओ तो पूरा फ्लैग है, फ्लैग लगा है जय ओपी बाबा, और बाकी के जो फ्लैग में आप नाम देखोगे तो वहाँ सब मिक्स्ड नाम है। एक शेख है, कमल सिंह है, अहिला राम है, नोरबू है, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम सब नाम साथ में है। ये कोई कोई कहता है कि भाई हिंदू और मुस्लिम का लड़ाई है, ऐसा नहीं है। लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान का, और इंडिया का मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग साथ मिलके एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, और इंडियन मुस्लिम ने भी यहाँ पे काफी शौर्य दिखाया है। तो ये गलत फहमी कभी नहीं होवे कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे मिडिल ऑफ द ग्लेशियर में देयर इज अ पीक, एक तावीज पीक, और वो तावीज पीक के अंदर वो पूरा उसका ये आप देखो तो इसकी बहुत कहानी है। कहते हैं कि एक जमाने में यहाँ पे एक सेंट्रल एशिया का पूरा वो कैंप था, तो वो कैंप के ऊपर ये लोग बाल्टी लोग आके ट्रेडिंग करते थे, और एक दिन वो लोग ने सेंट्रल एशिया को अपने गांव में बुलाया। तो वो लोग गांव से फिर एक लड़की को उठा के चले आए, और अपने को साथ ऊपर वो ले गए अपना गांव, झारखंड और सेंट्रल एशिया। तो बाल्टी के लोग सब ने जाके बड़े फेमस वहाँ के मुल्ला थे अमीर हुसैन, तो उनको कहा कि भाई साहब अब इसको कुछ करो। तो अमीर हुसैन ने उसको एक तावीज दिया, जो आपको पीछे तावीज पे दिख रहे हैं उसी का नाम से है। तो उसने कहा कि तावीज आप बिला फोन ला के पास के ऊपर छोड़ के आइए, और घूम के फिर वापिस आना, यही रास्ते से वापिस नहीं आना। ये लोगों ने तावीज तो वहां रख दिया, परंतु थक गए थे, बोला चलो वही रास्ते से वापिस चला गया। तो एक दो दिन के बाद यहाँ बहुत खतरनाक तूफान आया, और पूरा ग्लेशियर को उसने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जो ग्रीनरी थी, यहाँ थी सेंट्रल एशिया का कैंप थे, सब वो तूफान से पूरा टूट गया। परंतु इसने एक मुल्ला की बात पूरी नहीं मानी थी, वो रास्ता घूम के नहीं आए थे। तो ये तूफान इतना स्ट्रांग नहीं था कि जिससे ये रोज फ्लावर्स या खत्म हो जाए। तो फ्लावर्स वहां पे रह गए, और वो हिसाब से एक ग्लेशियर का नाम पड़ा सियाचन, और ऐसे एक यूनिक स्टोरी है उसकी। और यहाँ पे एक जो पीक है कॉल्ड बाना पीक और बाना पोस्ट, तो ये पीक के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा था, और इसको कॉन्कर करने के लिए इंडिया ने बहुत टाइम कोशिशें की, और फाइनली एक सोल्जर का दस्ता अबाउट 15-20 लोग थे, और अल्टीमेटली उसमें से 4-5 लोग ही ऊपर समिट में पहुंचे, एंड इट वाज लेड बाय सूबेदार बाना सिंह। और हैंड टू हैंड फाइट हुई, और हैंड टू हैंड फाइट में अल्टीमेटली लोग ने पाकिस्तान को परास्त करके ये पीक अपने हाथ में कर ली। तो तब से इसका नाम रखा है बाना सिंह के नाम पे, बाना पोस्ट। और ये बाना पोस्ट पूरा ऑब्जर्वेशन पोस्ट है कि जो कौन सी हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बाना पोस्ट की लड़ाई वो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है सूबेदार बाना सिंह, वो आज भी जिंदा है, जम्मू में रहते हैं, और इसका ये लड़ाई की वजह से ही पूरा ये अपना बाना सिंह अपना हाथ में आया। दूसरा यहाँ पे एक बड़ी बड़ी पीक भी है, और ये है बड़ी पीक अपना सालतोरो कांगरी, और ये पीक है 1930 का फोटोग्राफ है अपना, ये प्रोफेसर डैनाली का। और आज भी देखो तो वही पीक ऐसे ही बड़ी पीक और हाई दिख रही है। ये जो पीछे की है सालतोरो कांगरी, वो पीक नंबर 1 वो चढ़ी गई है, पर ये पीक नंबर 2 है, राइट साइड की जो स्टीप रॉक दिख रहे हैं, वो 7,720 मीटर की हाइट है, और आज दुनिया की हाईएस्ट अनक्लाइम पीक। परंतु ये चढ़ने के लिए परमिशन मुश्किल है, क्योंकि बाजू में पाकिस्तान है। तो ये पीक आज का जो सियाचिन का सब आजकल तो सीज फायर है और सब सेटल हो गया, तो ये पीक चढ़ने के लिए वर्ल्ड का मेजर चैलेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेनाली जो इटालियन थे, वो लोग यहाँ से अपना एक स्टोन के ऊपर भी अपना नाम लिख के गए हैं, वो भी आपको अभी तक भी दिख रहा है। और ये पास है तेराम शहर के ऊपर, जो पास है वो पास करके प्रोफेसर डेनाली निकल गए, और वो इटालियन थे, तो उसने पास का नाम लिखा कॉल इटालिया, तो जो आज भी प्रोफेसर है। और उसके साथ भी बहुत ये पोर्टर, तो पोर्टर के साथ ये पूरे जा रहे थे।
ग्लेशियर के टॉप के एरिया के अंदर आर्मी भी अपना स्कूटर यूज करते हैं, स्नो स्कूटर, जिसके ऊपर बहुत सामान लगा के जल्दी जल्दी जा सकते हैं, और कभी चांस मिला तो आपको भी उसमें बिठा सकते हैं। और ये स्नो स्कूटर यहाँ पे ये पूरा चल रहा है। और पीछे जो पीक देख रही है कॉल्ड हॉक पीक, जो सबसे बड़ी और वेरी खतरनाक पीक है वहां की। हम लोग ऊपर आते आते अभी धीरे धीरे इंदिरा कॉल्ड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, वहां पे आ रहे थे। और वहां से पीछे देखो तो पूरा ऐसा ग्लेशियर लंबा और नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देता है। और ये ग्लेशियर के बाजू के अंदर ही यहाँ पे पास है, पास आपको दिखता है। परंतु पास में जाने के पहले ही जो लास्ट कैंप था वहीं पे पूरा बर्फ आ गया, और हम लोग को वहां पे 3 दिन तक फंस गए। और ऐसे ही एक ही छोटा कमरे के अंदर 6 लोग 3 दिन बैठे रहना, और एकदम सर पे बहुत तकलीफ हो जाती है। तो तभी आपको मालूम पड़ेगा भाई कितने सोल्जर्स और जवान लोग कितनी खूबी से और आराम से यहाँ पे रहते होंगे। वहां से आगे जाओ तो ये है पूरा सिया कांगरी करके बड़ी पीक है, जिसका ये आपको ये फेस दिखता है। और बाजू में है उसका तुर्किस्तान ला, ये पास है जो नीचे वहीं यंग हस्बैंड आए थे 1883 में, और शायद सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स वो भी यहाँ से आते थे। तो ये पास पे हम लोग पहुंचे, 19,000 फीट का पास है तुर्किस्तान ला। और यहाँ आने के बाद हम लोग दूसरे दिन फिर आगे बढ़ने का पहुंचे कॉल इटालिया, ये इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल इज अबाउट नियरिंग 20,000 फीट, और ये भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आज। और यहाँ पे आप खड़े रहो तो इट इज पूरा इंडिया का नॉर्थ में आप हो। उसके वो बाजू है उर्दोक ग्लेशियर, टॉर्टोइज ग्लेशियर, जिसमें चल के यंग हस्बैंड आए थे। और ये ग्लेशियर आप ऊपर जाओ तो पूरा सेंट्रल एशिया में जा रहा है। और ये जो हम लोग, मैं खड़ा था जो फ्लैग लेके, नीचे से समझो पानी जो मेल्ट होता है, साउथ में आवे तो जाएगा अरेबियन सी में, और नॉर्थ में आवे तो जाएगा लेक लोकनौर में। तो कंप्लीटली साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का डिवाइड है वो जगह एग्जैक्टली। तो वहां से साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया अलग हो जाते हैं। तो बहुत हिस्टोरिक पॉइंट है। और ये सियाचिन ग्लेशियर में कभी इतना ठंडा हो जाता है कि जो आप गर्म पानी ऐसे हवा में फेंकोगे तो यार इतनी कोल्ड है कि उसका आइसिकल्स हो जाएंगे, और नीचे गिरने के पहले ही वो आइस हो जाता है। तो ये समझे विंटर में, हम लोग तो समर में थे, और विंटर में कोई जाके ऐसा गर्म पानी से आप ऊपर फेंको तो ये कंप्लीटली आइसिकल होके ऊपर वो लटक जाता है। हम लोग ने इंदिरा कॉल हमारा हो गया तो फिर नीचे आके बैठ के कैंप फायर किया पुराने पैराशूट को जला के, और थोड़ा सेलिब्रेशन किया। और फिर 4-5-6 दिन चलते चलते हम लोग नीचे आ गए सियाचिन बेस कैंप। और बहुत वॉइस कैंप पे आके भी ओपी बाबा को सलाम किया कि भाई ओपी बाबा जी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और धन्यवाद, हमारा आपने बहुत रक्षा किया ना। इसी सब जगह पे मेरा लड़का था मेरे साथ, नवांग कापड़िया। अभी हम लोग का कपड़े का बिजनेस था, और तभी तो सरनेम कापड़िया है। और वो हमारा दुकान पे हम लोग साथ में बैठते थे, नवांग है। और जब मैं शाम को आऊँ तो उसका मूड मेरे को ठीक नहीं लगे, तो उसको पूछा क्या है, तो मुझे यहाँ कपड़े में नहीं बैठना है, पर मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। तो हमने कहा करो, मैं भी इतना घुमाऊं तो फिर आपको मैं कैसे ना कहूँ। तो उसने बहुत मेहनत की और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में गया, वहां पे पूरा ट्रेनिंग करके अल्टीमेटली ऑफिसर हो गया। गोरखा रेजिमेंट के 4x3 GR में वो ऑफिसर करके कमीशन हुआ। और जब ऑफिसर के गया तो पहली लड़ाई में थोड़ा साल 1-2 महीने के बाद उसने मिलिटेंट के साथ लड़ाई में वो मारा गया। तो वो हिसाब से जो कश्मीर का और सियाचिन की लड़ाई थी वो ऑलमोस्ट हमारे घर पे आ गई। और ये उसके लिए मॉन्यूमेंट है अपना ये अल्मोड़ा के अंदर। तो ये, तो हम लोग ने सोचा कि भाई इसके लिए भी कुछ तो करना चाहिए। तो आते आते हमारी सब यही बात हो रही थी, तो भाई एक तो सियाचिन ग्लेशियर इतनी खराब है, तो यहाँ पे इतना भी गंदगी हो गई है, इतना एनवायरनमेंट खराब हो गया है। और नेचुरली आर्मी ने जब जान से लड़ना है तो वहाँ एनवायरनमेंट का पहले ख्याल करेगी, अपना ख्याल करे। तो इसको क्लीन करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो जब तक वॉर पूरा नहीं होगा तब तक ये क्लीनिंग करना मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हो इतना पूरा कभी कभी खजर होके भर जाता है। और इतने फायरिंग हुआ है तो उसके भी पूरे गोले का ये वेस्ट भी पड़ा रहता है, 40-50 हजार ऐसे पूरे पड़े रहते हैं कि जिसको भी वापस ले जाना भी बहुत मुश्किल काम है, और यहाँ रखो तो भी वो पूरा सड़ने का भी बहुत मुश्किल टाइम है। और काफी गंदा कूड़ा सब ड्रम में भर भर के ग्लेशियर में छोड़ा गया है। एक दिन ये जब ड्रम्स टूटेंगे तो एनवायरनमेंट का भी बहुत पोल्यूशन होगा।
उसके लिए भी अभी तो काफी मेहनत हो चुकी है आर्मी ने। ये सब आप देखोगे केरोसिन के पाइप लगाए गए हैं कि जैसे करके पंप में केरोसिन ऊपर आता है और वो हिसाब से कभी शॉर्टेज नहीं होए और कभी ह्यूमन बींग से लेके भी नहीं जाना पड़े। लॉट ऑफ सोलर पैनल का वो लगाया गया है और उसकी भी पूरी अभी धीरे धीरे काफी चीज हो रही है। तो ये जो फोटो है सियाचिन ग्लेशियर और बीच में सोल्जर जा रहे हैं, मेरा एक फेवरेट पिक्चर है। तो यहाँ हम लोग बहुत यंग ऑफिसर को भी मिले। वो कहते हैं कि सर हम लोग देश के लिए जान कुर्बान करने को रेडी है, पर कब तक यहाँ बैठेंगे। अब हम तो ठीक है, पर हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी क्या सियाचिन ग्लेशियर पे बैठ के ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। ये लड़ाई का कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए, लड़ाई कुछ खत्म तो होनी चाहिए कि ये तो चलता ही रहेगा नहीं तर, और कब तक ऐसे ही खर्चा और ये ह्यूमन बींग के लिए अपने करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग ने स्टडी किया। तो एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जब दो नेशन लड़ाई कर करके थक जाए, तो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो दे क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड अ पीस पार्क। शांति का एक पार्क बनाते हैं कि जिसमें दोनों आर्मियां निकल जाती है और खाली नेचर को वहां ग्रोथ करने को दो 50 साल 30 साल, और नेचर धीरे 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 अपनी रिजुविनेट होगी। और उसके लिए आपको दुनिया से बहुत पैसे मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, साइंटिफिक नॉलेज मिलता है, और आपका भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो ये IUCN का जो पीस पार्क का जो है प्रोजेक्ट, तो वो हम लोग ने प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन आर्मी को, सबको, कि भाई ये करने से शायद सियाचिन ग्लेशियर को आप बचा सको। और इंडिया के आजू बाजू नेबर में भी ऐसे बहुत से पार्क है, जैसे आप देख सकते हो, पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई नहीं है, परंतु नेपाल और तिब्बत और सब जगह पे ऐसे पार्क बहुत हैं। पर और ये पार्क में एक मेन चीज वो है कि भाई जब तक दो साइड नहीं माने तब तक ये पार्क नहीं कर सकते। एक पार्क तो इंडिया तो तैयार है, तो पाकिस्तान कभी कबूल नहीं होता है, तो वो हिसाब से मुश्किल हो रहा है। तो इसी के जवाब में एक 2002 की साल में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ माउंटेन, ये माउंटेन का साल है। तो उसके सेलिब्रेशन में मैं ये दिख रहा हूँ आगे और पीछे दो पाकिस्तानी माउंटेनियर्स और एक हमारे इंडियन फ्रेंड, हम लोग माउंट आल्प्स में जाके एक पीक चढ़े। उसको ये बताना था कि भाई हम माउंटेनियर्स इंडिया और पाकिस्तान के दोनों एक है, और हम लोग मानते हैं कि भाई सियाचिन को बचाना चाहिए और अपना इतना भी जो पूरा ये कंप्लीटली ग्लेशियर हैं उसको प्रोटेक्ट करो। और समिट के ऊपर शायद फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान का दोनों फ्लैग हम लोगों ने एक साथ फ्लोर पे लगाए और कि भाई दोस्ती का हाथ बढ़ाए। परंतु अभी इतना भी बहुत सालों से जो अपना मन के अंदर भी वो जो चलता रहता है ट्रेनिंग और बचपन से, तो थोड़ा तो कंपटीशन हो ही जाता है। तो जैसे भी फ्लैग खोले तो मेरा कंपेनियन ने कहा अपना इंडिया का फ्लैग थोड़ा ऊपर कर दे। तो यू विल फाइंड फॉर इंडिया का फ्लैग थोड़ा ऊपर है, परंतु इसी तरह का जो फ्रेंडशिप और सबसे जो काम हुए, तो शायद सियाचिन का भी प्रॉब्लम और एकदम हो सके। आज सियाचिन ग्लेशियर ऑलमोस्ट दुनिया में हर एक जगह पे मालूम है, अभी सीज फायर होने से कम है, परंतु टाइम और बड़े बड़े मैगजीनों में सियाचिन ग्लेशियर आता है। और इंडियन गवर्नमेंट को भी ये पूरा मालूम है कि मनमोहन सिंह की जब सियाचिन ग्लेशियर गए थे, तो भी उसने भी टॉक ऑफ पीस ऑन सियाचिन, माउंटेन पीस। तो वो माउंटेन पीस वो हमारे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ही बात कर रहे थे, पीस पार्क के बारे में। तो होपफुली एक दिन सब ये गार्बेज और सब क्लियर किया जाएगा, ये सब नई नई सियाचिन चीज की होगी, और इसी हिसाब से शायद रोजिस को वापस खेलने का चांस मिलेगा। आई होप आप लोग को ये सब सियाचिन ग्लेशियर का ये पसंद आवे और उसकी पूरी ये आप समझ लें। थैंक यू। हेलो राजेश जी। जी सर, नमस्कार सर। कमाल का प्रेजेंटेशन, मतलब सारे ऑडियंस या व्यूअर भाव विभोर हो गए। आपका इतना यूनिक और इतना इंफॉर्मेटिव सारा था, बहुत सारा चीज हमें पहली बार हाँ जानने के राजेश लिए जी। मिला। हाँ सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ सुनाई दे रही है मेरे को, यस। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। आपका इतना इंफॉर्मेटिव हम लोगों को बहुत सारा चीज आज पहली बार जानने के लिए मिला, और ऑडियंस व्यूअर पूरा भाव विभोर हो गए थे। और आपका फोटोग्राफी तो मतलब उर्दू में एक वर्ड है माशाअल्लाह,
तो बिल्कुल हाँ वैसा था। सर मेरा एक क्वेश्चन है, शायद वो कुछ पॉलिटिकल टाइप का हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन ये है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है, इंदिरा पॉइंट है, जैसा आपने बताया, हाँ मुझे आज ये पता चला। और एक हमारा इंदिरा, जो सबसे साउदर्न पॉइंट भी जो है इंडिया का, उसका भी नाम मेरे ख्याल से शायद इंदिरा पॉइंट ही है। अच्छा नहीं हाँ कन्याकुमारी वो ना नहीं सर, वो एकदम पूरा सदर्न पार्ट है, उसका भी नाम इंदिरा पॉइंट ही है, जहाँ तक अच्छा मुझे अच्छा याद आ रहा है। तो मैं थोड़ा ये हो गया कि ये हमारी क्या इंदिरा भक्ति है, या कि ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं ये कोई नहीं इंदिरा पॉलिटिकल के क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटिकल क्वेश्चन अरे नहीं है नहीं सर यहाँ तो ये। आपको कहा ना कि ये तो अमेरिकन लेडी 1910 में आके नाम दे के गई है, इसमें अपनी तो भक्ति है नहीं, वो लोग को भी वो टाइम में लक्ष्मी पे नाम दिया था, तो शायद सब लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। अच्छा है। अच्छा है सर। और सर कुछ सवाल आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे बीच में क्वेश्चन वगैरह आ गए थे जो मेरा स्किप हो गया। तो मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, तो सर से आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, वो इंदिरा पॉइंट का वो क्लेरिफिकेशन आया, एक शांतनु चक्रवर्ती ने रिप्लाई दिया, ये निकोबार आइलैंड में है ये इंदिरा पॉइंट, ये भी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है ये, हाँ अच्छा उसका भी अच्छा नाम अच्छा इंदिरा पॉइंट भी, इसका भी इंदिरा पॉइंट भी। कन्याकुमारी नहीं पण निकोबार में वो हाँ हाँ तो अंडमान अपने से नीचे है। हाँ, जब आप ये बता रहे थे ना, तो मुझे मैंने एक अजीब सा लगा कि एक वहाँ पे भी नॉर्दर्न पार्ट भी ये, तो ये बिल्कुल पहली बार ये हमें जानने के लिए मिला, ये बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी हाँ जी। सर एक सवाल है, आपके स्क्रीन के ऊपर में आ रहा होगा कि कैन वी ट्रैक टिल कुमार पोस्ट? हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम किया है थ्रू आर्मी कि कुमार पोस्ट तक ले जाते हैं, बट उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिफेंस फोर्स में, और वहाँ के लोग परमिशन देते हैं, तो फिर क्या लेके जाते हैं कैसे है वो उनका भी सब है। अराउंड अगस्त सितंबर में ये प्लान होता है उनका, तो ये साल होगा क्या नहीं पता नहीं, तो बाकी अदरवाइज कुमार पोस्ट तक जाने का वो लोग का ट्रैकिंग का ग्रुप्स होते हैं। अब डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछ सकते हैं ये। जी सर। एक और सवाल आया है सर, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही मैं उसको सर वो फ्लैश हाँ करता हूँ। फोटोग्राफी इक्विपमेंट। हाँ हाँ, फोटोग्राफी का भी ये भी मैं दे रहा हूँ। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर? ये कॉमन क्वेश्चन है, बट आप अगर इसमें बताना चाहें। ये जो अपना मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सीजन के ऊपर ही रहता है। एक समझो आप समर मंथ में गए, जब हम लोग गए थे, तो समझो मिनिमम वुड बी अबाउट -10 डिग्रीज, और मैक्सिमम तो फिर होगा 20-25 पर, लगेगा बहुत गर्म क्योंकि स्नो का रिफ्लेक्शन होके आपको ज्यादा लगता है। परंतु आर्मी कहते हैं कि विंटर के अंदर एकदम ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के बेसिकली वो थर्मोमीटर के अंदर -40-50 तक तो थर्मोमीटर होता है, पर उसके नीचे भी चला जाता है। और बेसिकली विंटर के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा भी हाथ पांव निकल गया तो आपको तुरंत फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। सर ये एक सवाल और है, शांतनु दे ने पूछा है कि फोटोग्राफी इक्विपमेंट डिटेल इफ यू गिव। फोटोग्राफी में मैं तो नॉर्मली वो अपने SLR कैमरास थे विथ जूम, बाकी कोई ऐसा स्पेशल लोग लेके नहीं गया था, क्योंकि काफी पहाड़ों में चढ़ना उतरना, रुकसक से उठाना, वो भी मेहनत का काम है। एक स्टैंड होता है, और बाकी एक गुड DSLR कैमरा, एक आधा स्टैंड बाय कैमरा छोटा सा, और जूम कैमरा। जूम इज वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन के क्लोज फोटोग्राफी से। मतलब बेसिकली इस फोटोग्राफी जितना भी ले जाओ तो कम है, नेचुरली वरना पहाड़ देखते हुए ज्यादा ले जाना मुश्किल है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर, सेंस ऑफ फोटोग्राफी। नहीं वो जो तो कि सेंस तो आपके हर एक आदमी का जो अपना अपना कि है। लोग इसलिए सवाल पूछते हैं कि आपकी जो सेंस ऑफ, आपका जो फोटो जिस तरीके से खिल कर आ रहा था, वो जो उनका कैनवस था, वो इतना वाइड या फिर इतना वो खिल कर आ रहा था कि माइंड ब्लोइंग, मतलब स्क्रीन के थैंक ऊपर यू। भी हमारा वो फुट के आ रहा है। जबकि आपका ये शायद 2002 की फोटोग्राफी, यानी 18 साल पहले यस अगर आपकी वो फोटोग्राफी है, तो हाँ इट्स जी हाँ रियली माइंड ब्लोइंग। या थैंक यू। अच्छा ये तो हो गया सर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर, हाउ डू यू लुक बैक ऑन दोज डेज? वेल दोज डेज तो एकदम मोस्ट हैप्पीली मोस्ट फॉन्डली, और मैं लकीली सियाचिन ग्लेशियर 7-8 बार गया था, उसके काफी फोटोग्राफ्स है मेरे पास और काफी मेमोरीज है। फिर उसके बारे में मैंने बुक्स भी लिखी और बहुत आर्टिकल्स लिखे,
तो वो हिसाब से सियाचन 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 भी जिंदगी में बहुत चला, पर उसके साथ अभी अरुणाचल बहुत चलता है, वहां पे जाके आता हूँ कि वो डेज आर वेरी ब्यूटीफुल, एकदम काफी मेमोरीज है उसकी, और फील वेरी हैप्पी। और वहाँ भी हमारे दोस्त लोग भी थे सब साथ में, हम लोग भी कभी कभी मिलते हैं तो बहुत याद करते हैं। इट्स वेरी हैप्पी डेज, वेरी ब्यूटीफुल डे। सर ये आपके क्या है? स्क्रीन के ऊपर में सवाल फ्लैश हो रहे हैं। हाँ सर, वेयर डिड यू ट्रेन फॉर आइस क्लाइंबिंग? आपने आइस आइस क्लाइंबिंग के लिए क्लाइंबिंग कहाँ भी, से ट्रेन? आइस क्लाइंबिंग भी ट्रेन समटाइम इन गढ़वाल है। आई हैव डन माय बेसिक कोर्स HMI में, और एडवांस कोर्स के उत्तरकाशी में NIM में। तो वहां पे भी जो बेसिक में तो जो थोड़ा सा आइस क्लाइंबिंग और अपने को सिखाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सुदर्शन पर्वत करके एक पीक चढ़ने गए थे गंगोत्री एरिया में। तो वहां पे हम लोग को काफी आइस क्लाइंबिंग का करना पड़ा। एक फ्रेंच लोग थे हमारे साथ, उन्होंने भी सिखाया। और सुदर्शन पर्वत रिक्वायर्ड लॉट ऑफ आइस वर्क, और फिर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो कॉन्स्टेंटली करते ही रहते हैं, और वो बहुत जरूरी है। आप समझिए कि हम लोग भी रॉक क्लाइंबिंग भी है, तो अभी रॉक क्लाइंबिंग मुंबई में तो कम हो जाता है। तो वो हिसाब से हर साल जनवरी के महीने में हम लोग बाहर जाते हैं मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, और वहाँ 10 दिन रह के पूरा ये रोप रॉक क्लाइंबिंग, रोप के नॉट्स सब पूरा रिवाइज करके हैं। तो अपने को ये रिवीजन करना अच्छा है। और आपको भी जो कोई बड़ा सीरियस पीक चढ़ना होगा तो पहले जाके थोड़ा बर्फ में भी ट्रेनिंग करके एक्लेमेटाइज करना चाहिए। ये एक नया इन्फॉर्मेशन आया है, इंडिया पॉइंट ऑफ निकोबार इज वेनिस्ड आफ्टर सुनामी। सुनामी के बाद में वो पॉइंट वेनिश हो चुका है। सर ओ एक और सवाल हमारे एक इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है कि व्हाट इज योर सजेशन टू बी ए ट्रू एक्सप्लोरर इन हिमालयास? वेल, टू बी ट्रू एक्सप्लोरर मीन्स आप तो नई जगह पे जाना चाहिए। फिर लाइटली थोड़ा बहुत ज्यादा सामान लेके गया तो भी एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। उसके लिए स्टडी करना पड़ता है, आपको नक्शा लेना पड़ता है, कोई क्या नई जगह है जहाँ पे कोई लोग बहुत टाइम गए हैं और बहुत विलेजर्स जाते हैं, और फिर आप जाके बोलो मैंने एक्सप्लोर किया, तो वो गलत है। शुड बी कम्प्लीटली न्यू। और ऐसे भी बहुत जगह है इंडिया के अंदर, लकीली आर्मी ने कभी परमिट नहीं किया है कि वो हिसाब से भी। तो वहाँ पे आप जाके उसका स्टडी करो, उसकी हिस्ट्री स्टडी करो, उसमें क्या कहानी है, उसका पहले का जमाने में कौन गया था, 50 साल पहले कौन गया था। तो वो सब स्टडी करके आप जाओ, और फिर वो पहाड़ में घूम फिर के एक्सप्लोर करके आइए, तो दैट इज ट्रू एक्सप्लोरेशन। और बहुत आनंद होता है आपको जाके वैसा कुछ नया करने से, जहाँ पे कोई नहीं गया है वो। कि सर वो बिल्कुल एक्साइटमेंट ही होता है जब आप कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं, आप पहली बार करते हैं और वो यूनिक होता है, तो उसका वो हाँ एक्साइटमेंट हाँ, जिसको एड्रेनलिन रश बोलते हैं, वो एक जो आपकी धमनी में दौड़ता है वो अनपैरेलल है। सर एक सगुफा अली ने ये सवाल पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर इन इंडिया कोल्ड, इंदिरा कोल सॉरी। इंदिरा कॉल तो मानो वहां कोई रहता ही नहीं है ना, क्योंकि विंटर में भी कोई रहेगा नहीं, पर विंटर में होगा तो -60 तक चला जाएगा वो तो। इट इज राइट ऑन द बॉर्डर, અને एकदम एक्सपोज जगह है ना, समझो काराकोरम सेंट्रल एशियन विंड आएगा और यहाँ से विंड आएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन स्टैंड इंदिरा कॉल में। तो बहुत, ये तो जो आपको मैंने बोला -40-45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, वो तो कैंप के अंदर और बैठ के सियाचन में। और जब आप ऊपर खड़ा रहो तो विंड चिल फैक्टर में हवा चलेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरा। सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा इंस्टीट्यूट अभी इस साल 50वीं सालगिरह मना रहा है और आपकी ब्लेसिंग की हमें ज़रूरत है सर। तो हमारे लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग सोशल एक्टिविटी भी और एडवेंचर, हमारे लिए एडवेंचर ही है ये, किसी भी ज्योग्राफिकल या फिर किसी भी टाइप से हम लोग बंधे हुए नहीं है कि माउंटेन या फिर रिवर या फिर डेजर्ट, हाँ कुछ जी, भी नहीं। एडवेंचर होना चाहिए, तो ये इस स्पिरिट के साथ हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग प्लस सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं एज ए पर्सन, अगर हम स्ट्रोंगर पर्सन है तो अपने वीकेस्ट पर्सन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी अम्फान और कोरोना के समय में भी हम जो भी हमसे पॉसिबल हो सका था, हमने कुछ रिलीफ भी हम लोगों ने जाके करके आए, रिलीफ हमने डोनेट किया। करीब वाह, 300 फैमिली 600 फैमिली को हमने नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हमारा सुंदरबन जो वर्ल्ड का सबसे हाँ लार्जेस्ट हाँ डेल्टा है, वहाँ पे जाकर हाँ हम लोगों ने करके आया था। और वहाँ पे मतलब बहुत ही डिजास्टर हुआ था ये अम्फान के कारण में, तो वो हम कर हाँ रहे हैं। हाँ। तो और इस साल हमारा ये 50वां सालगिरह है, तो इसे हम लोग बिल्कुल यूनिक तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है सर, कि आप हमारे इस 50वें एपिसोड में एक 50वें साल के इस फेसबुक लाइव में, ये बिल्कुल हमारे लिए ब्लेसिंग है। और आपका आज ये जो प्रेजेंटेशन था, हमारे एक आज सबसे ज़्यादा व्यूअर हुए हैं। और उनका कमेंट जो आ रहा है, आप बाद में जब आप हमारे फेसबुक के पेज में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे।
आने वाला हाँ जी। समय में हमारा 5 तारीख को एक संदीप माइती का रॉक क्लाइंबिंग का है। ये भी बहुत इनका कम उम्र है, 27 साल इनका उम्र है, लेकिन ये बहुत सारे हाँ। कंपटीशन जीत चुके हैं और अच्छा। प्रोफेशनली ये रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद हमारा 8 तारीख को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के ऊपर में हमारा एक फेसबुक लाइव है, डॉक्टर सुशांत अच्छा। भट्टाचार्य। और एक हमारे एवरेस्टर है मिस्टर उज्जवल रॉय, उनका हमारा 9 अगस्त को इन सर्च ऑफ फ्रूट एंड पिक्स इन द हिमालय है। तो सर ये 50वीं सालगिरह के ऊपर में आप हम इंस्टीट्यूट के जितने भी मेंबर हैं या एक्सप्लोरर को आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें सर। बस मैसेज में तो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, सोशल सर्विस भी कर रहे हो और इतना क्लाइंबिंग के लिए भी आपकी इच्छा है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन को भी बहुत मेरी शुभेच्छाएं, गो अहेड। और आज जो आप सब जो चारों ओर से आपने प्रोग्राम करके रखा है, इट इज़ अ वेरी वेरी एडमिरेबल थिंग। और आप अच्छा है कि आप इतने कोविड के टाइम में भी इतना करके ये पूरा काम कर रहे हो, तो मेरी बहुत सर शुभेच्छाएं और गुड लक। सर एक और सवाल आया है। हाँ। मोस्ट ऑफ द रूट्स एंड कंटूर मैप्स आर नॉट अवेलेबल फॉर माउंटेनियर्स एंड ट्रेकर। डोंट यू थिंक दैट एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी फेसेस a huge obstacle for this unavailability? How to overcome this? यस, आई एग्री, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। इनफैक्ट एक्सप्लोरेशन में नक्शा नहीं हो तो आदमी ब्लाइंड हो गया, अंधा जैसे जाते हो। तो उसी हिसाब से थोड़ा मोड़ा इधर उधर से कोई जापानीज मैगजीन, कोई रशियन मैप, कोई चाइनीज मैप, इंडिया का भी कोई थोड़ा मैप, अभी हिमालय का, या तो ब्रिटिश मैप मंगा के कुछ भी करके उसका मैप के साथ ही जाना पड़ता है। और अभी एक लाइब्रेरी भी है हिमान क्लब के अंदर, हम मेरा लड़के के नाम से नवांग कापड़िया करके लाइब्रेरी बनाई है, मैप लाइब्रेरी। तो वहाँ आपको रेफरेंस के लिए मिलते हैं, कॉपी नहीं कर सकते मैप को, परंतु आप आके देख सकते हो। और फिर आपको चाहिए तो उसमें एक आधा छोटा सा जो आपको पॉइंट चाहिए उसका वो लोग कॉपी करके भेजते हैं। बाकी अदरवाइज सर्वे ऑफ इंडिया का रूल्स है, तो कॉपी करना उसके अलाउड नहीं है। पर बाकी ऐसे मैप्स है, पर बाकी तो फिर पुरानी किताबों, पुराने स्केच मैप्स और लोकली पूरा स्टडी करके आपको जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली है, एक मेजर प्रॉब्लम है अपने लिए। और एक्सप्लोरेशन के लिए तो मैप रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी क्या करें? सर एक फाइनल सवाल है। डू यू रिमेम्बर गुप्त खाल? ऑफ मुझे कोर्स, पता ऑफ नहीं कोर्स। सर। तो इस हाँ, बारे में गुप्तकाल कुछ। माना माना पीक के बाजू में बताए, कौन पूछ रहे हैं ये? ये पूछ रहे हैं, ये हमारे ही इंस्टीट्यूट के कोई मेंबर हैं। ये पूछ रहे कि गुप्त खाल के बारे में जानना चाहते थोड़ा बहुत। हाँ, गुप्तकाल तो वेरी नाइस प्लेस, और वो एकदम हिडन काल है ना, उसके बाजू के अंदर ही वो माना पीक और ये पूरी एरिया है, अपने को जाना है, ये गढ़वाल के अंदर है। वेरी नाइस प्लेस गुप्तकाल। और सर आपके लिए एक मैसेज आया सर हमारे एक मेंबर का। ऑल द हाँ, माउंटेन लवर विल रिमेन indebted to you for your contribution. Thanks a lot, sir, for presenting us the world which was hitherto not known and seen. थैंक यू, थैंक यू। और ये याद जानना चाहिए, तभी मैंने शुरुआत में कहा ना कि भाई हर एक कंट्री को अपनी ज्योग्राफी के बारे में मालूम होना चाहिए, नहीं तो हिस्ट्री आपको परेशान करेगी। तो आई एम ग्लैड आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, इतना सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, हर एक के बारे में आप जान रहे हो, तो वो सबसे अच्छा है। और ऐसे ही हर एक चीज जो जान के ही आगे बढ़ो तो हिमालय में बहुत फर्क पड़ेगा। जी सर, ज्योग्राफी भी जानना जरूरी है और इतिहास भी जानना जरूरी है। हाँ, तो और आशा करता हूँ सर आपको हमारे साथ ये कार्यक्रम करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। और बहुत अच्छा था, वेरी और गुड। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे आज टेक्निकल हिच नहीं आया। यूजुअली हमारे लाइव में बहुत बार टेक्निकल हिच आते हैं। ओह और अच्छा। जैसे कि मैंने बताया कि आज ये हमारा लाइव सिर्फ फेसबुक पर भी नहीं हो रहा, इसे हम लोग यूट्यूब के ऊपर में भी लाइव कर रहे हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं वो शेयर कर दूंगा। और हाँ ये हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपसे इंस्पिरेशन लेके मैंने एक कोशिश किया था कि इसको यूट्यूब में करूँ, तो मुझे पता नहीं किस टाइप का वहाँ पे अभी तक लाइव हुआ है। तो होपफुली मैं उसको भी मॉनिटर कर रहा था, वहाँ पे भी अच्छा हुआ। तो आपका आशीर्वाद चाहिए सर हमारे ये इंस्टीट्यूट के लिए। और थैंक यू वेरी मच थैंक यू। आपका ये टाइम देने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे द ग्रेट लेजेंड हरीश कपाड़िया जी। और
वाकई आज का जो भी इंफॉर्मेशन था, आज का जो भी प्रेजेंटेशन था, बिल्कुल सभी के लिए एक नए तरीके का था और ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। तो हम लोग बहुत ही उनके आभारी हैं हरीश जी ने आज ये रविवार के दिन में हमारे लिए इतना समय निकाला और ये प्रेजेंटेशन को दिया। उनका हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे आने वाले फेसबुक लाइव में भी जो जुड़े। और आज का आपके सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।